जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज श्रृंखला में आज से बात करेंगे भगत सिंह द्वारा लिखे कुछ महत्वपूर्ण लेखों की। पिछले 24 भागों में हम उनके लिखे लगभग 40 पत्र या बयानों की बात कर चुके हैं। कई और पत्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं, पर विषय की रोचकता बनाए रखने के लिए अब और पत्रों पर बात नहीं करेंगे। आज से उनके लेखों की चर्चा होगी। इस कड़ी में उनका लिखा और उपलब्ध पहला लेख है पंजाब की भाषा तथा लिपि विषयक समस्या। हुआ यूं कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या पर पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन ने लेख आमंत्रित किए। भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु के अनुसार वर्ष 1922-23 की बात है। प्रोफेसर चमनलाल लिखते हैं कि यह 1924 की बात है, तो जो भी रहा हो 22, 23 या 24। सर्वश्रेष्ठ लेख पर 50 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा थी। इसी स्पर्धा में भगत सिंह ने भी भाग लिया और लेख लिखा। सम्मेलन के प्रधानमंत्री श्री भीमसेन विद्यालंकार ने भगत सिंह के लेख को सुरक्षित रखा और उनके बलिदान के बाद 28 फरवरी 1933 के हिंदी संदेश में इसे प्रकाशित किया। भगत सिंह की उम्र उस समय कितनी रही होगी? 15, 16 या ज्यादा से ज्यादा 17। उतनी कम आयु में ऐसे मुश्किल विषय पर उनका लिखा यह लेख अत्यंत अद्भुत है। जैसा भगत सिंह ने लिखा है, मैं वैसे का वैसा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भगत सिंह लिखते हैं, किसी समाज अथवा देश के लिए उस समाज अथवा देश के साहित्य से परिचित होने की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज के प्राणों की चेतना उस समाज के साहित्य में भी प्रतिच्छित हुआ करती है। उपरोक्त कथन की सत्यता का इतिहास साक्षी है। जिस देश के साहित्य का प्रवाह जिस ओर बहा, ठीक उसी ओर वह देश भी अग्रसर होता रहा। किसी भी जाति के उत्थान के लिए ऊंचे साहित्य की आवश्यकता हुआ करती है। ज्यों ज्यों देश का साहित्य ऊंचा होता जाता है, त्यों त्यों देश भी उन्नति करता जाता है। देशभक्त, चाहे वे निरे समाज सुधारक हों अथवा राजनीतिक नेता, सबसे अधिक ध्यान देश के साहित्य की ओर दिया करते हैं। यदि वे सामयिक समस्याओं तथा परिस्थितियों के अनुसार नवीन साहित्य की सृष्टि न करें, तो उनके सब प्रयत्न निष्फल हो जाएं और उनके कार्य स्थायी न हो पाएं। शायद गैरीबाल्डी को इतनी जल्दी सेनाएं न मिल पाती यदि मेजनी ने 30 वर्ष देश में साहित्य तथा साहित्यिक जागृति पैदा करने में ही न लगा दिए होते। आयरलैंड के पुनरुत्थान के लिए गैलिक भाषा के पुनरुत्थान का प्रयत्न भी उसी वेग से किया गया। शासक लोग आयरिश लोगों को दबाए रखने के लिए उनकी भाषा का दमन करना इतना आवश्यक समझते थे कि गैलिक भाषा की एक आध कविता रखने के कारण छोटे छोटे बच्चों तक को दंडित किया जाता था। रूसो, वॉल्टेयर के साहित्य के बिना फ्रांस की राज्य क्रांति घटित न हो पाती। यदि टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स तथा मैक्सिम गोर्की इत्यादि ने नवीन साहित्य पैदा करने में वर्षों व्यतीत न कर दिए होते, तो रूस की क्रांति न हो पाती। साम्यवाद का प्रचार तथा व्यवहार तो दूर रहा। यही दशा हम सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों में देख पाते हैं। कबीर के साहित्य के कारण उनके भावों का स्थायी प्रभाव दिख पड़ता है। आज तक उनकी मधुर तथा सरस कविताओं को सुनकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। ठीक यही बात गुरु नानक देव जी के विषय में भी कही जा सकती है। सिख गुरुओं ने अपने मत के प्रचार के साथ जब नवीन संप्रदाय स्थापित करना शुरू किया, उस समय उन्होंने नवीन साहित्य की आवश्यकता भी अनुभव की और इसी विचार से गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि बनाई। शताब्दियों तक निरंतर युद्ध और मुसलमानों के आक्रमणों के कारण पंजाब में साहित्य की कमी हो गई थी। हिंदी भाषा का भी लोप सा हो गया था। इस समय किसी भारतीय लिपि को ही अपनाने के लिए उन्होंने कश्मीरी लिपि को अपना लिया। तत्पश्चात गुरु अर्जुन देव जी तथा भाई गुरदास जी के प्रयत्न से आदि ग्रंथ का संकलन हुआ। अपनी लिपि तथा अपना साहित्य बनाकर अपने मत को स्थायी रूप देने में उन्होंने यह बहुत प्रभावशाली तथा उपयोगी कदम उठाया था। उसके बाद ज्यों ज्यों परिस्थिति बदलती गई, त्यों त्यों साहित्य का प्रवाह भी बदलता गया। गुरुओं के निरंतर बलिदानों तथा कष्ट सहन से परिस्थिति बदलती गई। जहां हम प्रथम गुरु के उपदेश में भक्ति तथा आत्मविस्मृति के भाव सुनते हैं
और निम्नलिखित पद में कमाल आजिजी का भाव पाते हैं। नानक नन्हे हो रहे जैसी नन्ही दूब, और घास जरी जात है दूब खूब की खूब। वहीं पर हम नवे गुरु श्री तेग बहादुर जी के उपदेश में पद दलित लोगों की हमदर्दी तथा उनकी सहायता का भाव पाते हैं। बाहीं जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए बाहीं न छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया धरती पर धर्म न छोड़िए। उनके बलिदान के बाद हम एकाएक गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश के क्षात्र धर्म का भाव पाते हैं। जब उन्होंने देखा कि अब केवल भक्ति भाव से काम न चलेगा, तो उन्होंने चंडी की पूजा भी प्रारंभ की और भक्ति तथा क्षात्र धर्म का समावेश कर सिख समुदाय को भक्तों तथा योद्धाओं का समूह बना दिया। उनकी कविता में हम नवीन भाव देखते हैं। वे लिखते हैं, जे तो ही प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मोरी आव, जे इत मारग पैर धरी जय, सिर दीजय कान न कीजय। और फिर सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। और फिर एकाएक खड्ग की पूजा प्रारंभ हो जाती है। खग खंड विखंड खल दल खंड, अति रन मंड प्रखंड, भुज दंड अखंड, तेज प्रचंड ज्योति अभंड, भानु प्रभम। उन्हीं भावों को लेकर बाबा बंदा आदि मुसलमानों के विरुद्ध निरंतर युद्ध करते रहे। परंतु उसके बाद हम देखते हैं कि जब सिख संप्रदाय केवल अराजकों का एक समूह रह जाता है और जब वे गैर कानूनी घोषित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें निरंतर जंगलों में ही रहना पड़ता है। अब इस नवीन साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकी, उनमें नवीन भाव नहीं भरे जा सके। उनमें क्षात्र वृत्ति थी, वीरत्व तथा बलिदान का भाव था और मुसलमान शासकों के विरुद्ध युद्ध करते रहने का भाव था। परंतु उसके बाद क्या करना होगा ये वे भली भांति नहीं समझे। तभी तो उन वीर योद्धाओं के समूह आपस में भिड़ गए। यहीं पर सामयिक भावों की त्रुटि बुरी तरह अखरती है। यदि बाद में रणजीत सिंह जैसा वीर योद्धा और चालाक शासक न निकल आता, तो सिखों को एकत्रित करने के लिए कोई उच्च आदर्श अथवा भाव शेष न रह गया था। इन सब के साथ एक बात और खास ध्यान देने योग्य है। संस्कृत का सारा साहित्य हिंदू समाज को पुनर्जीवित न कर सका, इसीलिए सामयिक भाषा में नवीन साहित्य की सृष्टि की गई। उस सामयिक भाव के साहित्य ने अपना जो प्रभाव दिखाया वही हम आज तक अनुभव करते हैं। एक अच्छे समझदार व्यक्ति के लिए क्लिष्ट संस्कृत के मंत्र तथा पुरानी अरबी की आयतें इतनी प्रभावकारी नहीं हो सकती जितना कि उसकी अपनी साधारण भाषा की साधारण बातें। ऊपर पंजाबी भाषा तथा साहित्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखा गया है। अब हम वर्तमान अवस्था पर आते हैं। लगभग एक ही समय पर बंगाल में स्वामी विवेकानंद तथा पंजाब में स्वामी रामतीर्थ पैदा हुए। दोनों एक ही ढर्रे के महापुरुष थे। दोनों विदेशों में भारतीय तत्व ज्ञान की धाक जमाकर स्वयं भी जगत प्रसिद्ध हो गए। परंतु स्वामी विवेकानंद का मिशन बंगाल में एक स्थायी संस्था बन गया, पर पंजाब में स्वामी रामतीर्थ का स्मारक तक नहीं दिख पड़ता। उन दोनों के विचारों में भारी अंतर रहने पर भी तह में हम एक गहरी समता देखते हैं। जहां स्वामी विवेकानंद कर्म योग का प्रचार कर रहे थे, वहां स्वामी रामतीर्थ भी मस्तानावार गाया करते थे। हम रूखे टुकड़े खाएंगे, भारत पर वारे जाएंगे, हम सूखे चने चबाएंगे, भारत की बात बनाएंगे, हम नंगे उम्र बिताएंगे, भारत पर जान मिटाएंगे। वे कई बार अमेरिका में अस्त होते हुए सूर्य को देखकर आंसू बहाते हुए कहा करते थे, तुम अब मेरे प्यारे भारत में उदय होने जा रहे हो। मेरे इन आंसुओं को भारत के सलिल सुंदर खेतों में ओस की बूंदों के रूप में रख देना। इतना महान देश तथा ईश्वर भक्त हमारे प्रांत में पैदा हुआ हो, परंतु उसका स्मारक तक न दिख पड़े। इसका कारण साहित्यिक फिसड्डीपन के अतिरिक्त क्या हो सकता है? यह बात हम पग पग पर अनुभव करते हैं। बंगाल के महापुरुष श्री देवेंद्र ठाकुर तथा श्री केशव चंद्र सेन की टक्कर के पंजाब में भी कई महापुरुष हुए हैं, परंतु उनकी वह कदर नहीं और मरने के बाद वे जल्दी ही भुला दिए गए, जैसे गुरु ज्ञान सिंह जी इत्यादि।
इन सब की तह में हम देखते हैं कि एक ही मुख्य कारण है और वह है साहित्यिक रुचि जागृति का सर्वथा अभाव। यह तो निश्चित ही है कि साहित्य के बिना कोई देश अथवा जाति उन्नति नहीं कर सकती, परंतु साहित्य के लिए सबसे पहले भाषा की आवश्यकता होती है और पंजाब में वह नहीं है। इतने दिनों से यह त्रुटि अनुभव करते रहने पर भी अभी तक भाषा का कोई निर्णय नहीं हो पाया। उसका मुख्य कारण है हमारे प्रांत के दुर्भाग्य से भाषा को मजहबी समस्या बना देना। अन्य प्रांतों में हम देखते हैं कि मुसलमानों ने प्रांतीय भाषा को खूब अपना लिया है। बंगाल के साहित्य क्षेत्र में कवि नजरुल इस्लाम एक चमकते सितारे हैं। हिंदी कवियों में लतीफ हुसैन नटवर उल्लेखनीय हैं। इसी तरह गुजरात में भी हैं। परंतु दुर्भाग्य है पंजाब का, यहां पर मुसलमानों का प्रश्न तो अलग रहा, हिंदू सिख भी इस बात पर न मिल सके। पंजाब की भाषा अन्य प्रांतों की तरह पंजाबी ही होनी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं हुई? यह प्रश्न अनायास ही उठता है। परंतु यहां के मुसलमानों ने उर्दू को अपनाया। मुसलमानों में भारतीयता का सर्वथा अभाव है, इसीलिए वे समस्त भारत में भारतीयता का महत्व न समझकर अरबी लिपि तथा फारसी भाषा का प्रचार करना चाहते हैं। समस्त भारत की एक भाषा और वह भी हिंदी होने का महत्व उनकी समझ में नहीं आता। इसीलिए वे तो अपनी उर्दू की रट लगाते रहे और एक ओर बैठ गए। फिर सिखों की बारी आई। उनका सारा साहित्य गुरुमुखी लिपि में है। भाषा में अच्छी खासी हिंदी है, परंतु मुख्य पंजाबी भाषा है। इसलिए सिखों ने गुरुमुखी लिपि में लिखी जाने वाली पंजाबी भाषा को ही अपना लिया। वे उसे किसी तरह छोड़ नहीं सकते थे। वे उसे मजहबी भाषा बनाकर उससे चिपट गए। इधर आर्य समाज का आविर्भाव हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समस्त भारतवर्ष में हिंदी प्रचार करने का भाव रखा। हिंदी भाषा आर्य समाज का एक धार्मिक अंग बन गई। धार्मिक अंग बन जाने से एक लाभ तो हुआ कि सिखों की कट्टरता से पंजाबी की रक्षा हो गई और आर्य समाजियों की कट्टरता से हिंदी भाषा ने अपना स्थान बना लिया। आर्य समाज के प्रारंभ के दिनों में सिखों तथा आर्य समाजियों की धार्मिक सभाएं एक ही स्थान पर होती थीं। तब उनमें कोई भिन्न भेदभाव न था, परंतु पीछे सत्यार्थ प्रकाश के किन्हीं दो एक वाक्यों के कारण आपस में मनोमालिन्य बहुत बढ़ गया और एक दूसरे से घृणा होने लगी। इसी प्रवाह में बहकर सिख लोग हिंदी भाषा को भी घृणा की दृष्टि से देखने लगे। औरों ने इसकी ओर किंचित भी ध्यान न दिया। बाद में कहते हैं कि आर्य समाजी नेता महात्मा हंसराज जी ने लोगों से कुछ परामर्श किया था कि यदि वे हिंदी लिपि को अपना लें तो हिंदी लिपि में लिखी जाने वाली पंजाबी भाषा यूनिवर्सिटी से मंजूर करवा लेंगे। परंतु दुर्भाग्यवश वे लोग संकीर्णता के कारण और साहित्यिक जागृति के न रहने के कारण इस बात के महत्व को समझ ही न सके और वैसा न हो सका। खैर, तो इस समय प्रांत में तीन मत हैं। पहला मुसलमानों का उर्दू संबंधी कट्टर पक्षपात, दूसरा आर्य समाजियों तथा कुछ हिंदुओं का हिंदी संबंधी, तीसरा पंजाबी का। इस समय हम एक एक भाषा के संबंध में कुछ विचार करें तो अनुचित न होगा। सबसे पहले हम मुसलमानों का विचार रखेंगे। वे उर्दू के कट्टर पक्षपाती हैं। इस समय पंजाब में इसी भाषा का जोर भी है। कोर्ट की भाषा भी यही है। और फिर मुसलमान सज्जनों का कहना यह है कि उर्दू लिपि में ज्यादा बात थोड़े स्थान में लिखी जा सकती है। यह ठीक है, परंतु हमारे सामने इस समय सबसे मुख्य प्रश्न भारत को एक राष्ट्र बनाना है। एक राष्ट्र बनाने के लिए एक भाषा होना आवश्यक है, परंतु यह एकदम नहीं हो सकता। उसके लिए कदम कदम चलना पड़ता है। यदि हम अभी भारत की एक भाषा नहीं बना सकते तो कम से कम लिपि तो एक बना देनी चाहिए। उर्दू लिपि तो सर्वांग संपूर्ण नहीं कहला सकती। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका आधार फारसी भाषा पर है। उर्दू कवियों की उड़ान चाहे वे हिंदी ही क्यों न हो, ईरान के साकी और अरब के खजूरों को जा पहुंचती है। काजी नजरुल इस्लाम की कविता में तो दुर्झटी, विश्वामित्र और दुर्वासा की चर्चा बार बार है, परंतु हमारे पंजाबी हिंदी उर्दू कवि उस ओर ध्यान तक भी न दे सके। क्या यह दुख की बात नहीं? इसका मुख्य कारण भारतीयता और भारतीय साहित्य से उनकी अनभिज्ञता है।
उनमें भारतीयता आई ही नहीं तो फिर उनके रचित साहित्य से हम कहां तक भारतीय बन सकते हैं। केवल उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थी भारत के पुरातन साहित्य का ज्ञान नहीं हासिल कर सकते। यह नहीं कि उर्दू जैसी साहित्यिक भाषा में उन ग्रंथों का अनुवाद नहीं हो सकता, परंतु उसमें ठीक वैसा ही अनुवाद हो सकता है जैसा कि एक ईरानी को भारतीय साहित्य संबंधी ज्ञान उपार्जन करने के लिए आवश्यक हो। हम अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में केवल इतना ही कहेंगे कि जब साधारण आर्य और स्वराज्य आदि शब्दों को आर्या और स्वराजिया लिखा और पढ़ा जाता है तो गूढ़ तत्व ज्ञान संबंधी विषयों की चर्चा ही क्या। अभी उस दिन श्री लाला हरदयाल जी एमए की उर्दू पुस्तक कौमें किस तरह जिंदा रह सकती हैं का अनुवाद करते हुए सरकारी अनुवादक ने ऋषि नचिकेता को उर्दू में लिखा होने से नीची कुतिया समझकर अ बिच ऑफ लो ओरिजिन अनुवाद कर दिया था। इसमें न तो लाला हरदयाल जी का अपराध था न अनुवादक महोदय का। इसमें कसूर था उर्दू लिपि का और उर्दू भाषा की हिंदी भाषा तथा साहित्य से विभिन्नता का। शेष भारत में भारतीय भाषाएं और लिपियां प्रचलित हैं। ऐसी अवस्था में पंजाब में उर्दू का प्रचार कर क्या हम भारत से एकदम अलग थलग हो जावें? नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उर्दू के कट्टर पक्षपाती मुसलमान लेखकों की उर्दू में फारसी का ही आधिक्य रहता है। जमींदार और सियासत आदि मुसलमान समाचार पत्रों में तो अरबी का जोर रहता है जिसे एक साधारण व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। ऐसी दशा में उसका प्रचार कैसे किया जा सकता है? हम तो चाहते हैं कि मुसलमान भाई भी अपने मजहब पर पक्के रहते हुए ठीक वैसे ही भारतीय बन जाएं जैसे कि कमाल तुर्क थे। भारतोद्धार तभी हो सकेगा। हमें भाषा आदि के प्रश्नों को मार्मिक समस्या न बनाकर खूब विशाल दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसके बाद हम हिंदी पंजाबी भाषाओं की समस्या पर विचार करेंगे। बहुत से आदर्शवादी सज्जन समस्त जगत को एक राष्ट्र बना हुआ देखना चाहते हैं। यह आदर्श बहुत सुंदर है, हमको भी इसी आदर्श को सामने रखना चाहिए। उस पर पूर्णतया आज व्यवहार नहीं किया जा सकता, परंतु हमारा एक कदम, हमारा हर एक कार्य इस संसार की समस्त जातियों, देशों और राष्ट्रों को एक सुदृढ़ सूत्र में बांधकर सुख वृद्धि करने के विचार से उठना चाहिए। उससे पहले हमको अपने देश में यही आदर्श कर्म करना होगा। समस्त देश में एक भाषा, एक लिपि, एक साहित्य, एक आदर्श और एक राष्ट्र बनाना पड़ेगा। परंतु समस्त एकताओं से पहले एक भाषा का होना जरूरी है ताकि हम एक दूसरे को भली भांति समझ सकें। एक पंजाबी और एक मद्रासी इकट्ठे बैठकर केवल एक दूसरे का मुंह ही न ताका करें, बल्कि एक दूसरे के विचार तथा भाव जानने का प्रयत्न करें। परंतु यह पराई भाषा अंग्रेजी में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की अपनी भाषा हिंदी में। यह आदर्श भी पूरा होते होते अभी कई वर्ष लगेंगे। उसके प्रयत्न में हमें सबसे पहले साहित्यिक जागृति पैदा करनी चाहिए। केवल गिनती के कुछ एक व्यक्तियों में नहीं, बल्कि सर्वसाधारण में। सर्वसाधारण में साहित्यिक जागृति पैदा करने के लिए उनकी अपनी ही भाषा आवश्यक है। इसी तर्क के आधार पर हम कहते हैं कि पंजाब में पंजाबी भाषा ही आपको सफल बना सकती है। अभी तक पंजाबी साहित्यिक भाषा नहीं बन सकी है और समस्त पंजाब की एक भाषा भी वह नहीं है। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाने वाली मध्य पंजाब की बोलचाल की भाषा को ही इस समय तक पंजाबी कहा जाता है। वह न तो अभी तक विशेष रूप से प्रचलित ही हो पाई है और न ही साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ही बन पाई है। उसकी ओर पहले से तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, परंतु अब जो सज्जन उस ओर ध्यान भी दे रहे हैं उन्हें लिपि की अपूर्णता बेतरह अखरती है। संयुक्त अक्षरों का अभाव और हलंत न लिख सकने आदि के कारण उसमें भी ठीक ठाक सब शब्द नहीं लिखे जा सकते, और तो और पूर्ण शब्द भी नहीं लिखा जा सकता। यह लिपि तो उर्दू से भी अधिक अपूर्ण है और अब हमारे सामने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर सर्वांग संपूर्ण हिंदी लिपि विद्यमान है। फिर उसे अपनाने में हिचक क्या? गुरुमुखी लिपि में तो हिंदी अक्षरों का ही बिगड़ा हुआ रूप है। आरंभ में ही उसका ऊ का ऊ, ए का ए बना हुआ है
और म ट ठ आदि तो वे ही अक्षर हैं। सब नियम मिलते हैं, फिर एकदम उसे ही अपना लेने में कितना लाभ हो जाएगा। सर्वांग संपूर्ण लिपि को अपनाते ही पंजाबी भाषा उन्नति करना शुरू कर देगी। और उसके प्रचार में कठिनाई ही क्या है? पंजाब की हिंदू स्त्रियां इसी लिपि से परिचित हैं। डीएवी स्कूलों और सनातन धर्म स्कूलों में हिंदी ही पढ़ाई जाती है। ऐसी दशा में कठिनाई ही क्या है? हिंदी के पक्षपाती सज्जनों से हम कहेंगे कि निश्चय ही हिंदी भाषा ही अंत में समस्त भारत की एक भाषा बनेगी, परंतु पहले से ही उसका प्रचार करने से बहुत सुविधा होगी। हिंदी लिपि के अपनाने से ही पंजाबी हिंदी की सी बन जाती है, फिर तो कोई भेद ही नहीं रहेगा। और इसकी जरूरत है, इसलिए कि सर्वसाधारण को शिक्षित किया जा सके, और यह अपनी भाषा के अपने साहित्य से ही हो सकता है। पंजाबी की यह कविता देखिए। ओ राहिया राहे जांदिया सुन जागल मेरी, सिर ते पग तेरे बलैत दी, इहनू फूक मात डाला। और इसके मुकाबले में हिंदी की बड़ी बड़ी सुंदर कविताएं कुछ प्रभाव न कर सकेंगी, क्योंकि वह अभी सर्वसाधारण के हृदय के ठीक भीतर अपना स्थान नहीं बना सकी हैं। वह अभी कुछ बहुत पराई सी दिख पड़ती हैं, कारण कि हिंदी का आधार संस्कृत है। पंजाब उससे कोसों दूर हो चुका है। पंजाबी में फारसी ने अपना प्रभाव बहुत कुछ रखा है। यथा चीज का जमा चीजें न होकर फारसी की तरह चीजा बन गया है। यह असूल अंत तक कार्य करता दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंजाबी के निकट होने पर भी हिंदी अभी पंजाबी हृदय से काफी दूर है। हाँ, पंजाबी भाषा के हिंदी लिपि में लिखे जाने पर और उसके साहित्य बनाने के प्रयत्न में निश्चय ही वह हिंदी के निकटतर आ जाएगी। प्राय सभी मुख्य तर्कों पर तर्क किया जा चुका है। अब केवल एक बात कहेंगे। बहुत से सज्जनों का कथन है कि पंजाबी भाषा में माधुर्य, सौंदर्य और भावुकता नहीं है। यह सरासर निराधार है। अभी उस दिन लच्छिए जिथे तू पानी डोलिया, ओथे उग पए संदल दे बूटे वाले गाने के माधुर्य ने कविंद्र रविंद्र तक को मोहित कर लिया और वे झट अंग्रेजी में अनुवाद करने लगे। ओ लच्छी, वेयर देयर स्प्लिट वाटर, वेयर देयर स्प्लिट वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत से और उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। निम्न वाक्य क्या किसी अन्य भाषा की कविताओं से कम है? पिपले दे पतियावे के ही खड़खड़ खड़खड़ लाइए, पत्ते झड़े पुराने हुण, रुत नवियां दी आइया। और फिर जब पंजाबी अकेला अथवा समूह में बैठा हो तो गौहर के यह पद जितना प्रभाव करेंगे उतना कोई और भाषा क्या करेगी। लाम लखां ते करोड़ा दे शाह वेखे, न मुसाफिरां कोई उधार देंदा, दिने राती जिन्हां दे कूच डेरे न, उन्हां दे थाई कोई इतबार देंदा। भौरे बहंदे गुलां दी वाशना ते, ना सप्पा दे मुहां ते कोई प्यार देंदा, गौहर समय सलूक हन जुंदियां दे, मोया गियां नू हर कोई विसार देंदा। और फिर जीम जूंदियां नू क्यों मारना है, जेकर नहीं तू मोया नू जियोण जोगा, घर आए सवाली नू क्यों घूरना है, जेकर नहीं तू हथी खैर पाउण जोगा। मिले दिलां नू क्यों बिछोड़ना है, जेकर नहीं तू बिछड़ियां नू मिलाउण जोगा, गोहरा बंदियां रख बंद खाने, जेकर नहीं तू नेकियां कमाउण जोगा। और फिर अब तो दर्द, मस्ताना, दीवाना, बड़े अच्छे अच्छे कवि पंजाबी की कविता का भंडार बढ़ा रहे हैं। ऐसी मधुर, ऐसी विमुग्धकारी भाषा तो पंजाबियों ने ही न अपनाया। यही दुख है, अब भी नहीं अपनाते। समस्या यही है, हर एक अपनी बात के पीछे मजहबी डंडा लिए खड़ा है। इसी अड़ंगे को किस तरह दूर किया जाए, यही पंजाब की भाषा तथा लिपि विषयक समस्या है। परंतु आशा केवल इतनी है कि सिखों में इस समय साहित्यिक जागृति पैदा हो रही है, हिंदुओं में भी है। सभी समझदार लोग मिल बैठकर निश्चय ही क्यों नहीं कर लेते। यही एक उपाय है इस समस्या के हल करने का। मजहबी विचारों से ऊपर उठकर इस प्रश्न पर गौर किया जा सकता है। वैसे ही किया जाए और फिर अमृतसर के प्रेम जैसे पत्र की भाषा को जरा साहित्यिक बनाते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी भाषा को मंजूर करा देना चाहिए।
इस तरह सब बखेड़ा तय हो जाता है। इस बखेड़े के तय होते ही पंजाब में इतना सुंदर और ऊंचा साहित्य पैदा होगा कि यह भी भारत की उत्तम भाषाओं में गिनी जाने लगेगी। तो दोस्तों, यह था भगत सिंह द्वारा 15, 16, 17 वर्ष की आयु में लिखा पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या पर लेख। सच पूछिए तो विश्वास ही नहीं होता कि यह लेख भगत सिंह ने उस कम उम्र में लिखा होगा। गैरीबाल्डी, मैजिनी, रूसो, टॉल्स्टॉय आदि कितने यूरोपियन विचारकों और उनके साहित्य को रेफर कर रहे हैं, और फिर पंजाब की उस समय की सामाजिक संरचना और मजहबी टकरावों के भाषा और साहित्य पर कुप्रभाव का इतना बारीक विश्लेषण अद्भुत है। पंजाब में पंजाबी भाषा के पोषण की आवश्यकता और राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी के प्रचार व प्रसार पर जोर, क्या बात है। आज के लिए इतना ही। अगली बार बात करेंगे भगत सिंह द्वारा लिखे एक और लेख की। तब तक के लिए कीजिए इंतजार। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।